हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायो पैरामाउंट चैनल में। आज मैं इस चैनल में आपको बायो की एनसीईआरटी की हर एक लाइन की मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो या फिर वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो तो वो इस वीडियो को देख सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। ठीक है, तो इस हमारा पहला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हम देखेंगे कि जो बॉडी फ्लूइड है, हमारी बॉडी में दो तरह की फ्लूइड्स होती है, एक होती है ब्लड और एक होती है लिम्फ। तो इन्हीं के जो सर्कुलेशन से हम ये बॉडी में सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हो या एक्सक्रीशन को बाहर निकालना, तो ये इन दोनों की वजह से होता है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है, you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances। तो यानी कि हमें ये पता है कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको हमें O2 चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो फंक्शन कर सके। और जितने भी अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस है, जैसे कि तुम खाना खाए तुम्हें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, तो ये हमारे बॉडी के हर सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for a healthy functioning of tissues। यानी कि जितने भी वेस्टफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस वजह से हमारे टिश्यूज़ काम कर सके। तो क्या होता है ना कि हमारी टिश्यू में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो कोई ना कोई हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि उन सब्सटेंस को जो बाहर ले जा सके। ठीक है, तो it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells। यानी कि हमें एक ऐसा efficient mechanism चाहिए जो कि important यानी essential substance को हमारी सेल में ले जाए और वो substance जो हमारे लिए important नहीं है उसको सेल से बाहर ले जाए। ठीक है, different groups of animals have evolved different method for this transport। यानी अब तुम देखो, एनिमल्स के तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया यानी स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फिर अगर हम और एडवांस में जाए तो हमारा कॉर्डेट्स, उसमें भी अलग है, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स। तो ये सारे बहुत अलग अलग ग्रुप है। तो देखो जितने भी एनिमल्स के ग्रुप होते हैं ना, उनके ये जो सर्कुलेशन होते हैं वो सेम नहीं होते, सब इवॉल्व हो रहे हैं। तो सब ने अलग अलग मैथड को इवॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किसने किस तरह के मैथड को इवॉल्व कर रखा है। तो हम आगे देखते हैं। Simple organisms like sponges and coelacanths circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cell exchange these substances। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए यानी कि पॉरीफेरा, तो वो क्या करते हैं ना, उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उनकी बॉडी में, जैसे कि वाटर ही है, क्योंकि उनमें ब्लड जैसा कुछ होता नहीं है। हम तो एडवांस है, वो बहुत सिंपल लेवल, वो सिर्फ सेल के एग्रीगेट से बने होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो पानी में रहते हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट किया तो फूड लेके वाटर गया और फिर जो भी उनका एक्सक्रीशन मटेरियल है वो वाटर ही लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। More complex organisms use a special fluid within their bodies to transport such materials। तो more complex, तो यहाँ पे ना more complex का मतलब है, जैसे हम हो गए, वर्टिब्रेट्स आ गए, तुम्हारे ये सारे जो बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं। और तुम देखो इन इसे नॉन कॉर्डेट्स में भी, जैसे एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, तो इनमें भी ब्लड होता है। ठीक है, तो जैसे तो ये जो मोर कॉम्प्लेक्स है इनमें स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल, क्योंकि सिंपल में क्या था, वाटर थी, उनका कोई स्पेशल फ्लूइड नहीं था। बट हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में हमारा एक स्पेशल फ्लूइड है। तो वो स्पेशल फ्लूइड क्या है वो देखते हैं। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है ना वो ब्लड है। अब देखो ना, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म में ब्लड है कॉमनली यूज फ्लूइड, तो हम इसको गलत करेंगे, क्योंकि ब्लड सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे में एक ब्लड है और एक दूसरा फ्लूइड भी है, अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो जो लिम्फ है वो भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। अब ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो in this chapter you will learn about the composition and properties of blood, lymph tissue and the mechanism of circulation of blood is also explained here। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि
प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ब्लड की, लिम्फ की, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, और हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इस एसेंशियल सब्सटेंस सेल में, कैसे वो बाहर ले जाता है। तो ये जितनी भी मैकेनिज्म है ना, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से, क्योंकि देखो भाई, अगर तुमको मैकेनिज्म समझना है कि ब्लड है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको ये समझना होगा कि मतलब ब्लड कैसे काम करता है, ये समझना है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लड एक्चुअली में है क्या, किससे बना है, ब्लड में क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो ब्लड होता है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू, इसको स्पेशल क्यों कहा गया है ये हम देखेंगे, बताते हैं। तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, वो फ्लूइड की बनी होती है, यानी कि इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो उसमें फाइबर नहीं होता है, इस वजह से इसको हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो अगर और पता है, ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं, यानी कि उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि फाइबर सिक्रीट करते हैं। बट ब्लड में ऐसा नहीं होता, इस वजह से ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। और ब्लड में तुम्हारा प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा एक्चुअली में है क्या। तो प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ मतलब कि जैसे तुमने देखा होगा, जो लोग गाँव वाँव में रहते हैं तो वहाँ पे जो गाय होता है वो भूसा खाते हैं या फिर चारा, जिसको चारा कहते हैं। तो चारा ना बहुत पेल येलो कलर का होता है, तो प्लाज्मा उसी कलर का होता है। तो वो इसलिए उसको स्ट्रॉ कलर, तो ये याद रखना है कि प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब थोड़ा सा थिक, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो। कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, मतलब कि जो प्लाज्मा है उसमें टोटल ब्लड का 55% होता है, यानी बच्चा हमारा 45%। तो 45% तुम्हारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 से 8% ऑफ इट। यानी कि जो प्लाज्मा है वो खुद ही 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा में, सोच रहे हो। और जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ 6 से 8% होता है, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन सिर्फ 6 से 8% होता है ब्लड में। तो फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आर दी मेजर प्रोटीन्स। यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। तो देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मेजर प्रोटीन्स, ये नहीं कहा है कि ऑल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रोटीन, एनसीईआरटी ने एक प्रोटीन का नाम नहीं लिखा है, वो है अपना प्रोथ्रोम्बिन। तो याद रखना कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। तो जो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है उनका काम सेम होता है, जो कि क्लॉटिंग में होता है। और एल्ब्यूमिन होता है तुम्हारा ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करता है, और ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। तो सॉरी, हम आगे देखते हैं। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो जो फिब्रिनोजेन होता है वो किस लिए ज़रूरी होता है? वो ज़रूरी होता है क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लॉट के लिए। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो भी तुम्हारा ब्लड क्लॉट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रो बहुत बेकार हैंड राइटिंग हो रही है, रहन दो। प्रोथ्रोम्बिन भी ज़रूरी होता है। अगला हम देखते हैं, ग्लोब्यूलिन primarily are involved in defense mechanism of the body and albumin help in the osmotic balance। तो जो ग्लोब्यूलिन है वो ज़रूरी होता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। तो ग्लोब्यूलिन क्या हो गया, जैसे तुम्हारा तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आगे 12th में चैप्टर आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे IgA एंटीबॉडीज़, IgM, IgG। तो ये सारी जो एंटीबॉडीज़ है ये सब ग्लोब्यूलिन से है, ठीक है। और जो ग्लोब्यूलिन्स है वो भी 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स और गामा ग्लोब्यूलिन्स। तो एक्चुअली में जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना वो सारे गामा ग्लोब्यूलिन्स बनाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा एल्ब्यूमिन है, तो वो एल्ब्यूमिन हेल्प करता है तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस में, यानी कि ब्लड में जो, देखो तुम्हारा ब्लड है, ब्लड कहीं ना कहीं फ्लूइड है ना, फ्लूइड है, हर जगह प्रेशर अलग होगा, इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो वो है हमारा एल्ब्यूमिन हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये देखो जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है ना ये सारे हमारे लिवर में बनते हैं, और सिवाय एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा लिम्फॉइड ऑर्गन में बनेगा, ठीक है।
हम आगे देखते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3- और Cl-। यानी कि जो प्लाज्मा है ना, उसमें सिर्फ ये मतलब प्रोटीन्स नहीं होते, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारे Na+ हो जाएंगे, Ca+2, Mg+2 और HCO3- और क्लोरीन-, ठीक है। और फिर और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिस्ट इन द बॉडी। अब तुमने देखा होगा कि ब्लड में कहते हैं कि ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो तुम खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट, उनसे अल्टीमेटली हम ग्लूकोज ही मिलते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड प्रोटीन का यूनिट ब्लॉक है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलके अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, यानी ब्लड में प्रोटीन होता है। और फिर लिपिड है तुम्हारा फैट। तो ब्लड में ये कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड और लिपिड्स होता है, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे ब्लड, तो ये ब्लड में होते कहाँ हैं? तो ये एक्चुअली में प्लाज्मा में होते हैं। और अगला देखते हैं हम, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो अब ये कह रहा है ना कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर हमें कहीं पे भी कट लग गया तो क्या होता है, हम देखते हैं कि खून निकला, फिर वो वहीं पे क्लॉट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स ब्लड में हैं। तो ये सारे ना फॉर्म्ड एलिमेंट में नहीं होते, ये सारे फैक्टर्स ये सब प्लाज्मा में होते हैं। और ये क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म इसलिए है ना, क्योंकि देखो ब्लड में तो क्लॉट अंदर तो होता नहीं है ना। जब भी हमें कट लगता है ना तो बाहर क्लॉट होता है, तो वो तब एक्टिव होते हैं। अब वो कैसे एक्टिव होते हैं ना, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। तो जो प्लाज्मा आता है, अब तुमने देखा होगा ना कि जब कहीं पे भी कट लगता है तो क्लॉट होने के कुछ टाइम बाद ना एक पेल येलो कलर का ना लिक्विड बाहर आता है। उसी लिक्विड को हम सेरम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सेरम है ना, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो वही है हमारा अपना सेरम। तो अब अगला हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो एरिथ्रोसाइट क्या है? एरिथ्रोसाइट है तुम्हारा आरबीसी, ल्यूकोसाइट है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स से तुमको पता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, क्योंकि 55% तो तुम्हारा प्लाज्मा ने ले रखा था, तो जो 45% है ब्लड के, वो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट मिल के बनाते हैं। तो जो कि हमारा एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एविडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन द ब्लड। यानी कि ब्लड में जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा एविडेंट तुम्हारा मतलब नंबर में ज़्यादा आरबीसी ही होता है, ठीक है। आरबीसी का नंबर तुम मेल में 5 से 5.5 मिलियन तक जाता है और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन होता है। फीमेल में कम होता है आरबीसी एज़ कम्पेयर टू मेल। पर एनसीईआरटी देखते हैं क्या लिख रही है। एनसीईआरटी लिख रही है कि अ हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। तो एनसीईआरटी कह रही है एक हेल्दी एडल्ट मैन, जो मैन है एडल्ट है हेल्दी। अब ये नहीं कि तुम किसी बच्चे का सोचो और कहो कि नहीं इसका भी तो 5 से 5.5 मिलियन होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है हेल्दी और एडल्ट मैन होना चाहिए, ठीक है, एवरेज। तो वो 5 से, अब यहाँ 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है आरबीसी का नंबर। अब ना यहाँ पे ये तो सबको याद रहता है कि आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं? वो यूनिट में गलती कर देते हैं, जो कि तुमको ध्यान देना है कि किस में, तो पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसमें ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। कि पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो आरबीसी है वो 5 से 5.5 मिलियन, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना तो तुम्हें ऑप्शन में ये तो याद रहेगा कि 5 से 5.5 मिलियन है, पर ये नहीं याद रहेगा कि पर क्यूबिक मिलीमीटर है, पर सेंटी मिलीमीटर है, या पर मिलीमीटर, या पर मीटर है, मतलब क्या है तुमको ये याद नहीं रहेगा। इस वजह से इस यूनिट को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। अगला हम देखते हैं, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। यानी कि हम एडल्ट्स हैं तो हमारे में जो आरबीसी है ना वो कहाँ बनता है? वो रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। तो जो मैमल्स हैं यानी मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे टर्म ना मोस्ट यूज इसलिए किया क्योंकि
कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है। अब वो क्या है वो हम देखेंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं जैसे कि हम, तो उसमें जो आरबीसी होता है ना वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब क्या है ना, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि अच्छा मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है तो आरबीसी डेड होती है? तो नहीं, आरबीसी डेड बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आरबीसी में ना पहले न्यूक्लियस होता है, पर जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है ना तो वो अपना न्यूक्लियस लूज़ कर देती है, ताकि उसके में स्पेस रहे ज़्यादा से ज़्यादा और वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके। ठीक है, तो मेच्योर आरबीसी में नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द मैमल में आरबीसी जो होता है वो बाई कनकेव शेप का होता है। ठीक है, अब ना किस में एक्सेप्शन, जैसे कि तुम देखना कैमल हुआ या लामा हुआ, इनमें ना आरबीसी बाई कन्वेक्स होता है। बट इसको याद रखने के लिए बिल्कुल ज़रूरत है, ये ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी यही पूछेगी, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वही वो नीट में पूछेगी। अब अगला, they have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of this cells। तो कह रहा है ना कि जो आरबीसी है उसमें ना एक रेड कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसमें आयरन होता है, उस कंपाउंड को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वो जो कंपाउंड है ना ये खुद रेड कलर का होता है। इस वजह से क्या होगा कि आरबीसी ने तो अपना न्यूक्लियस लूज़ करके स्पेस बढ़ा लिया, और तो फिर आरबीसी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेता है। तो इस वजह से खुद आरबीसी भी रेड कलर का दिखता है। तो इस वजह से इसका नाम आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर का दिख रहा है तुम्हें। तो हम ठीक है, अब कहाँ चले गए, हाँ। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जैसे कि मतलब हम लोग जो स्वस्थ इंसान है, अब ये नहीं तुम बीमार इंसान में जाके चेक करो कि कितना हीमोग्लोबिन है। तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्योंकि ये सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर 100 यानी कि हर 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब तुम सोच लो कि तुम्हारा जो ब्लड है वो, जो अगर तुम्हारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो तुम्हारे में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। भाई मैथ्स तुम लोग अपने कैलकुलेट कर लो। फिर अगला है, दिस मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो जो ये मॉलिक्यूल है ये बहुत, अब हीमोग्लोबिन क्यों चाहिए ज़रूरी, क्यों आरबीसी अपना न्यूक्लियस कुर्बान कर रहा है, सोचो हीमोग्लोबिन के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस मिल रही है हीमोग्लोबिन को। वो इसलिए क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि वो क्या करता है कि तुम्हारे लंग्स के पास जाएगा, एल्वियोली के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे थोड़ा सा, मुझे O2 दे दो, और वो O2 वहाँ से लाके तुम्हारे सेल को पहुँचाएगा, और फिर तुम्हारे सेल में जो CO2 रहेगा वो ब्लड उसको वापस से लंग्स के पास पहुँचेगी। तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो वो तुम्हारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुँचा रहा है। इस वजह से, तो इस वजह से ही आरबीसी अपना न्यूक्लियस कुर्बान करता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि जो आरबीसी है ना, अब तुम ये सोचो कि आरबीसी ने अपना न्यूक्लियस तो कुर्बान कर दिया, तो अब आरबीसी के पास तो है नहीं न्यूक्लियस, तो अब वो डिवाइड तो हो नहीं सकता। तो कुछ टाइम बाद, जब तक ज़िंदा है तब तक ज़िंदा है, और कुछ टाइम बाद तो वो मर जाएगा। तो वो आरबीसी की इस वजह से लाइफ स्पैन 120 days होती है। अब अगर वो मर गया तो उसको ठिकाना तो लगाना पड़ेगा ना, तो ब्लड उसको कहाँ ठिकाने लगाती है, तो ब्लड उसको ठिकाने लगाती है स्प्लीन में। यानी इस वजह से हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, यानी कि स्प्लीन में जितने भी आरबीसी मरे उसको हमने ठिकाने लगा दिया। ठीक है, उसका काम तमाम हो गया। तो याद रखना स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब क्या होता है ना, तुम ये भी देखना कभी कभी ना स्प्लीन एक्स्ट्रा आरबीसी स्टोर भी करती है। ठीक है, तो अगर बॉडी को ज़रूरत होती है ना, कभी आरबीसी की कमी हो जाती है ना, तो स्प्लीन से बॉडी मांगता है कि मुझे थोड़ा सा आरबीसी दे दो। तो स्प्लीन ये भी काम करती है, इस वजह से स्प्लीन भी इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे लल्लू पल्लू मत समझना। अब आगे देखते हैं। Leukocytes are also known as white blood cells WBC as they are colorless due to the lack of hemoglobin। तो जो ल्यूकोसाइट होता है ना वो, इसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो तुम ल्यूकोसाइट को वाइट ब्लड सेल क्यों कह रहे हो, क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं है। जहाँ पे टर्म आ गया ना ल्यूको बायो में, जिसका मतलब ही है कलरलेस, समझना ये आगे भी बहुत जगह आने वाला है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट इस वजह से कलर है। अब ना ये मत सोचना कि मैम वाइट भी तो कलर ही है ना, उसको भी तो हम कलर ही मानते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम कहीं पे भी पूरे साइंस में, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में हर जगह वाइट इज़ कलरलेस। तुम अगर कोई केमिकल उठा लो ना, उस पर
रिएक्शन करवाना, फिर भी वहाँ केमिस्ट्री में भी तुम वाइट को कलरलेस मानोगे। तो कलर तुम्हारा रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक ये सब है, वाइट कलर नहीं है। तो ल्यूकोसाइट का कलर वाइट होता है, इस वजह से उसको हम WBC कहते हैं, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6,000 से 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। तो जो WBC होता है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसको कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, तो ये क्यों करे अपने न्यूक्लियस का कुर्बानी, तो ये नहीं देता अपने न्यूक्लियस का कुर्बानी। तो अब देखो WBC की एवरेज नंबर क्या होती है, वो 6,000 से 8,000 होती है। कितने में? पर क्यूबिक मिलीमीटर में। फिर से इसको यूनिट को ध्यान देना, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब देखो, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो ल्यूकोसाइट ना बहुत जल्दी ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रानुलोसाइट और ए ग्रानुलोसाइट। तो हम लोग ना WBC की दो मेन कैटेगरी पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रानुलोसाइट और ए ग्रानुलोसाइट। तो अब देखो, ये तो पता है कि दो कैटेगरी, पर ये किस बेसिस पे है, तो हमने ना इसको शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो ना जितने भी WBC होते हैं ना, सबकी न्यूक्लियस की शेप अलग होती है। वो क्या होती है हम देखेंगे। और दूसरा ना कि जो उनके जो सेलुलर अरेंजमेंट है वो अलग होता है, यानी कि ग्रैनुलोसाइट वो हुए जिनमें ग्रैनुअल्स प्रेजेंट हुए, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स प्रेजेंट हुए, और ए ग्रैनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म। Neutrophils, eosinophils, and basophils are different type of granulocyte, while lymphocytes and monocytes are agranulocyte। यानी कि जो न्यूट्रोफाइल्स, ईसनोफाइल्स और बेसोफाइल्स होते हैं, ये सारे अब हमारे अलग अलग तरह के ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है। अब देखो कि ये होता क्या है। तो जो ईसनोफाइल्स है ना, इसका नाम ईसनोफाइल्स क्यों है, तो इसका नाम ईसनोफाइल्स इसलिए ना क्योंकि एक एसिडिक डाई होती है ईओसिन। तो वो क्या करता है ना कि ईसनोफाइल्स उसी एसिडिक डाई में अपनी स्ट्रेनिंग दिखाते हैं। फिर बेसोफाइल्स हैं तो वो बेसिक डाई में अपनी स्टेरिंग दिखाता है, जो कि है मिथाइलिन ब्लू। इस वजह से इसको हम बेसोफाइल कहते हैं, और ईसनोफाइल को हम एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। और न्यूट्रोफाइल्स ऐसे मतलब न्यूट्रल, नाम से ही लग रहा है, तो ये ना दोनों में अपनी स्टेरिंग दिखाता है, ठीक है। फिर है हमारी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये जो है ना, इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैनुल्स नहीं होते, इस वजह से ये ए ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रोफाइल्स आर दी मोस्ट एविडेंट सेल, 60 से 65% ऑफ द टोटल WBC, एंड बेसोफाइल्स आर दी लीस्ट, 0.5% से 1% अमॉन्ग देम, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एविडेंट सेल होते हैं, मतलब कि नंबर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफाइल्स की नंबर सबसे ज़्यादा होती है। तो वो कितनी होती है, तो जितनी भी WBC है ना, उसका 60 से 65% न्यूट्रोफाइल्स ही होता है। और जो बेसोफाइल्स है वो सबसे कम होता है, जो कि 0.5 से 1% होता है, ठीक है तुम्हारा। तो अब ये किसका है, तो ना तुम देखना कि तुम कभी भी कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो हॉस्पिटल वाला TLC करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो वो इसमें यही देखता है। वो क्यों देखता है ये, क्योंकि ना इससे हमें काफ़ी चीज़ का पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में किस चीज़ की कमी है, जिस वजह से किस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। अब देखो, न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट 6 से 8% आर फैगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो जो पहले तो तुम देखो, मोनोसाइट, न्यूट्रोफाइल्स तो हमें पता है कि न्यूट्रोफाइल्स कितना होता है तुम्हारा, 60 से 65% होता है, ठीक है। और जो मोनोसाइट है वो 6 से 8% होता है। ये ना NCERT बहुत कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है NCERT ने। तो तुम एक काम करना है, इसका एक डायग्राम बना के लिख लेना कि न्यूट्रोफाइल्स कितना है, बेसोफाइल्स कितना है, मोनोसाइट कितना है। अब देखो, न्यूट्रोफाइल्स का और मोनोसाइट का काम क्या होता है। तो जो न्यूट्रोफाइल्स होती है ना, तुम ऐसे याद रखो कि न्यूट्रोफाइल्स हमारी माइक्रोपुलिस है, और जो मोनोसाइट्स है वो हमारी मैक्रोपुलिस है। यानी कि ये दोनों तो फैगोसिटिक है, पर क्या होता है ना कि जितने भी ऐसे, एक ऐसे समझो कि एक बॉडी में ना एक सेल होता है जो बदमाश हो गया, जो कि गुंडा सेल है, और बाकी उसके चेले चपाटी लोग हैं जो कि उस गुंडा सेल का साथ दे रहे हैं दूसरे सेल्स को ख़राब करने में। तो वहाँ पे कौन आएगा, वहाँ पे अपना न्यूट्रोफाइल्स आएगा। न्यूट्रोफाइल्स उसके सारे चेले चमचे सबको मार जाएगा, सबको मार देगा, सबको खा जाएगा। तो वो फैगोसिटी का काम किया। पर जो गुंडा सेल है ना, वो तो ताकतवर होता है, उसको न्यूट्रोफाइल्स अकेले नहीं हरा पाएगा।
तो वहाँ पे अपना आएगा मोनोसाइट है। तो ये मोनोसाइट क्या है, ये मैक्रोपोलिस है, इस वजह से इसको हम स्कैवेंजर भी कहते हैं। तो ये सीधे आएगा उस गुंडा सेल को इनगल्फ कर जाएगा, यानी खा लेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बेसोफाइल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो जो बॉडी में हमारी बेसोफाइल्स होती है ना, वो क्या सिक्रीट करती है, हिस्टामिन सिक्रीट करती है, सेरोटोनिन सिक्रीट करती है, हेपेरिन सिक्रीट करती है। इस वजह से वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ज़रूरी होती है, मतलब इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, ठीक है। बाकी ईस्नोफिल्स 2 से 3% रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो। तो ईस्नोफिल्स जो होता है ना, उसका नंबर कितना होता है, 2 से 3% होता है, और वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जो ईस्नोफिल्स है वो एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट, यानी हमारी बॉडी में जित कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन हो, ठीक है, तो उसमें किसका नंबर बढ़ जाता है, इसमें ईस्नोफिल का नंबर बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं, लिम्फोसाइट 20 से 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप बी एंड टी फॉर्म्स। तो जो लिम्फोसाइट होती है इसका परसेंटेज कितना होता है, वो होता है 20 से 25% होता है, ठीक है। और नहीं, हमारी बॉडी में 2 तरह की लिम्फोसाइट होती है, होता है बी लिम्फोसाइट, होता है टी लिम्फोसाइट। अब पता है बी लिम्फोसाइट क्या होता है और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है, ये हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि तुम समझो तुम्हारी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी है ना, वो तुम्हारी बी और टी लिम्फोसाइट की वजह से है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, आर एस सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट इन स्पेशल सेल इन दी बोन मैरो। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और वो ना सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी सेल का टूटा हुआ टुकड़ा, जो कि किससे प्रोड्यूस होता है, एक मेगा कैरियोसाइट, एक स्पेशल सेल होता है हमारी बोन मैरो में, जो कि प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब तुमको देखना है ना कि प्लेटलेट्स कैसे दिखते, तो तुम ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो। तुम अपने घर के किचन में जाओ, वहाँ पे एक कांच का प्लेट लो, ठीक है, और उसको बस तोड़ दो, तो जो टुकड़े दिखेंगे ना तुम्हें, बस समझो कि प्लेटलेट्स वैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और अगर तुम्हारी मम्मी पूछे कि तुमने क्यों तोड़ा, तो मेरा नाम तुम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, वो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, और वो यूनिट ध्यान रखना फिर से पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी जितना भी हमने मेज़र किया वो पर क्यूबिक मिलीमीटर में किया है, ठीक है। अब देखो, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। यानी प्लेटलेट्स में भी ना बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे ब्लड को कोगुलेशन करने में, ठीक है। A reduction in their number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss in the blood from the body। तो तुम देखो, प्लेटलेट्स में बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो अगर उसका नंबर कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, जिस वजह से ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है। अब ना यहाँ पे हम ऊपर में ना ये डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि ना बच्चे सब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बट ये डायग्राम को हर एक बहुत मतलब 99% बच्चा बस इग्नोर मार देता है। तो अब ये डायग्राम है क्या, सबसे पहले ये हमारा आरबीसी का डायग्राम है। तो ये आरबीसी जो है मैच्योर हो चुका है, तो तुम देखना कि ये अपना न्यूक्लियस लूज़ कर चुका है, ठीक है। ये हमारा प्लेटलेट्स है, तुमने देखा कि तुमने अपने कांच के शीशे को, मतलब कांच के टुकड़े को चलो फोड़ दिया, तो ये टूटा हुआ दिख रहा है, तो यही तुम्हारा प्लेटलेट्स है, ऐसे दिखता है, इसकी कोई ना शेप नहीं होती है। ये तुम्हारा ईस्नोफिल्स है, तो ईस्नोफिल्स की जो न्यूक्लियस होती है ना, तुम देखो बाई लोब्ड है, इसकी जो न्यूक्लियस है तुम्हारी बाई लोब्ड है, यानी 2 लोब दिख रहा है न्यूक्लियस में, तो ये ईस्नोफिल है। तो ये ना याद रखना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है बट डायग्राम में दे रखा है। तो ईस्नोफिल की न्यूक्लियस बाई लोब्ड होती है। ये तुम्हारा बेसोफिल है, बेसोफिल इसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा, बट बेसोफिल की जो न्यूक्लियस होती है वो ट्राई लोब्ड होती है या फिर एस शेप्ड की होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की जो न्यूक्लियस है, तुम देखो तुम्हें दिख रहा है कि ये मल्टी लोब्ड है इसकी न्यूक्लियस। फिर आया हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट की जो ये न्यूक्लियस है ना, ये तुम्हारी बीन शेप्ड है या फिर किडनी शेप कह सकते हैं। देखो ये दिख भी रहा है तुमको, ठीक से तो नहीं है बीन शेप, बट हाँ इसको बीन शेप ही कहेंगे। अब अगला है हमारा टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट दो, मतलब लिम्फोसाइट दो होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो इन दोनों की जो न्यूक्लियस है ना, ये तुम्हारी
मतलब इनलार्ज होती है, ठीक है। इसकी न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फैली होती है, इस वजह से इनका जो देखो साइटोप्लाज्म जो तुम्हें दिख रहा है वो बहुत किनारे आ चुका है, साइड है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरीफेरी पे होता है और न्यूक्लियस सेंटर पे। तो ना ये याद रखना, टी लिम्फोसाइट में मतलब साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है और बी लिम्फोसाइट में थोड़ा सा दिख रहा है साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से इसको याद रखना है। तो आज हम इतना ही, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगला जो हमारा ब्लड ग्रुप ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत है या कुछ भी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।